जम्मू कश्मीर में है, उस जम्मू कश्मीर में जहां पर पाकिस्तान ने आतंकी हमला किया, पहलगाम में निर्दोष लोगों को मारा, उसके बाद भारत ने उसका बदला लिया 7 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। उसके बाद से पाकिस्तान ने फिर से हिमाकत की, हमारी सीमा में घुसने की, उसका भारतीय वीरों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। लगातार पाकिस्तान की धुलाई जारी रही। उसके बाद से पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया, जान की भीख मांगने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, कह दिया कि ठीक है मिलिट्री एक्शन रोकते हैं, सीज फायर चाहिए। लेकिन पाकिस्तान का कैरेक्टर है अपनी बातों पर नहीं टिक रहा, लिहाजा सीज फायर जब लागू हुआ 10 तारीख को, उसके 1-2 घंटे के अंदर एक बार फिर से पाकिस्तान ने हिमाकत की। लेकिन भारत की ओर से संकेत मिलते ही पाकिस्तान फिर से अपनी हैसियत पर आ गया। कल तीनों सेनाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद से पाकिस्तान की हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब जिस तरीके से दिया गया, पाकिस्तान के एयरबेस को कैसे रिटेलिएशन में टारगेट किया गया, किस तरीके से उनके सैन्य ठिकानों को भारतीय वीरों ने निशाना बनाया, वो अपने आप में इस बात को साबित करता है कि भारतीय सेना से टकराने की हिम्मत कभी भी अगर पाकिस्तान करेगा तो उसे उसका मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। लेकिन एक दूसरी तस्वीर भी देखने को मिली है और तस्वीर यह देखने को मिली है पाकिस्तान जो घुटनों के बल आ गया, जो अमेरिका की शरण में चला गया और जिसने ये कहा कि भाई सीज फायर चाहिए, अब नहीं टकरा सकते हैं, वो जश्न मना रहा है। तो ये बेशर्मी पाकिस्तान की है। लेकिन पहले आपको बड़ी खबर बताते हैं। बड़ी खबर यह है कि भारत पाकिस्तान के बीच आज दोपहर 12 बजे डीजीएमओ लेवल की बातचीत होगी, यानी जो मिलिट्री ऑपरेशन के डायरेक्टर जनरल है भारत और पाकिस्तान के, वो आमने सामने बातचीत करेंगे। 12 बजे के बाद ये बातचीत होगी। सीज फायर लागू होने के बाद पहली बार ये बातचीत है और इस बातचीत में चर्चा होगी कि सीज फायर की मॉडलिटीज आगे क्या हो, यानी तौर तरीके क्या होंगे। भारत ने साफ कर दिया है कि भारत और पाकिस्तान के जो भी मसले हैं उसमें किसी तीसरे देश की मध्यस्थता किसी हाल में स्वीकार्य नहीं है। 10 तारीख को शाम 5 बजे ये सीज फायर लागू हुआ था, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से पाकिस्तान ने धोखा दिया था, अपना असल कैरेक्टर दिखाया था और उसके बाद जो है भारत की ओर से कड़ा संदेश मिलते ही पाकिस्तान ने सब कुछ शांत किया। लेकिन एक और बेशर्म तस्वीर इस पाकिस्तान की देखने को मिली है जब पाकिस्तान में जश्न मनाया गया जैसे उसने जंग फतह कर ली। तो सोचिए कि जश्न किस बात का है। जश्न क्या अपने एयरबेस को तबाह होते देखने का है? जश्न क्या रनवेज को तबाह होते देखने का है? जश्न क्या उनके सैन्य ठिकानों को जिस तरीके से भारत ने टारगेट किया, क्या इस बात का जश्न है? लेकिन ये पाकिस्तान है जो प्रोपेगेंडा खेलता है, अपने मुल्क के लोगों को गफलत में डालता है, उन्हें बरगलाता है और कुछ इसी तरीके से उसने ये बातचीत की है। तो ये बड़ी तस्वीर है। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो आज है वो बड़ी खबर पर हमारी नजर रहेगी। 12 बजे डीजीएमओ लेवल की जो बातचीत है उस बातचीत में क्या तय होता है वो आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल आपका परिचय मैं अभी के मेहमानों से करवाता हूं। मेजर जनरल एसपी सिन्हा सर हैं, मेजर जनरल AK सिवाच है, कर्नल RSN सिंह हैं और कैप्टन मीरा सिद्धार्थ दवे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में सिवाच सर आपसे करता हूं और पहला सवाल यही है कि 12 बजे डीजीएमओ लेवल की बातचीत, तो मुझे लगता है कि शायद पहली बातचीत तो यही हो जाएगी कि भाई जब 5 बजे से सीज फायर लागू होगा ये तय हो गया था, तो तुमने ये अपना असल कैरेक्टर दिखाया क्यों? यही करना है तो बता दो, फिर सीज फायर साइड में रख देते हैं। ये क्वेश्चन किससे पूछा आपने? सिवाद आपसे पूछा मैंने। हाँ, देखो इसमें कोई शक नहीं है। आपको आवाज आ रही है? हेलो। हाँ, देखो इसमें कोई शक नहीं है कि जो एक बार सीज फायर हुआ है दोनों देशों के बीच में, पाकिस्तान ने उसको फॉलो नहीं किया था, मगर 4-5 घंटे के बाद उसने फॉलो किया। मगर भारत ने क्लियर कर दिया अगर आप सीज फायर नहीं फॉलो करोगे तो भारत ईंट का जवाब पत्थर से देगा, इसमें कोई शक नहीं। एक बहुत ही डायरेक्टली सभी फॉर्मेशन कमांडर को ऑर्डर दे दिए गए थे पाकिस्तान का जवाब बहुत जोरों से देना। और मुझे लगता है पाकिस्तान को भी पता है पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं। आप देखें सीक्वेंस ऑफ एक्शन जिस प्रकार से हुए हैं, भारत ने उसकी 9 पहले जो ठिकाने थे, जो आतंकवादियों के हेडक्वार्टर थे, जिस प्रकार से आप लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के वो भी डिस्ट्रॉय कर दिए। इसके बाद जो बाकी टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को उसको भी बर्बाद किया। और जब उसने वापस पलट वार करने की कोशिश की, वो 26 के 26 जो उसके वार थे उनको भी नकारा कर दिया। और जब भारत ने उनके एयरफील्ड पे हमला किया तो पूरी एयरफील्ड
12 फील्ड जो हैं वो बिल्कुल नाकाम हो गई हैं, वो नॉन ऑपरेशनल हो गई थी। बहुत ज्यादा सटीक हमले हुए थे एयरफील्ड पे। और यही नहीं कि सच्चाई यह है कि लाहौर का जो एयर डिफेंस सिस्टम वो कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो गया था। ये सच्चाई है। एक बुखलाहट आई थी पाकिस्तान में, इसलिए पाकिस्तान ने दुआएं की, वो भागे अमेरिका पे, कहीं डोनाल्ड ट्रंप से बात की, कभी मार्को रूबियो, और किसी तरीके से सीज फायर करो, क्योंकि पाकिस्तान की हालात इतनी खराब थी कि आने वाले समय में उनको लग रहा था कि भारत के जो हमलों के सामने वो टिक नहीं पाएगा। और ये सच्चाई है कि ये जो बातचीत में हमने सीज फायर किया, ये कोई अनकंडीशनल नहीं है। अगर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर टूटता तो हम इसका जवाब देंगे। अभी आज डीजीएमओ की मीटिंग है 12 बजे, उसमें तहत डिसाइड होगा। मगर ये सच्चाई है, हमने पाया क्या है, जो भी हमारे मिलिट्री और पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल एक प्रकार ऑब्जेक्टिव थे, भारत ने उनको काफी हद तक प्राप्त कर लिया है। मगर मैं को लगता है कि अभी भी जरूरत है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, अगर पाकिस्तान नहीं मानने वाला, क्योंकि ये सच्चाई है, पाकिस्तान की काफी हद तक कमर टूट गई है। दूसरी बात यह है, भारत ने एक दो चीजें दिखा दी हैं कि आज पाकिस्तान आइसोलेटेड है, उसके साथ कोई नहीं खड़ा। जो चीन था, वो जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, वो भी खुल के नहीं आया है। आइसोलेटेड है वो एसपी सिन्हा सर, हमने पिछले कुछ दिनों में देख लिया है। और कल जिस तरीके से तीनों सेनाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें एक संकेत भी दे दिया गया कि हमारी पोजीशन डिफरेंट है, हम उसे छोड़ने वाले नहीं है। अगर हिमाकत करोगे तो उसका जवाब देंगे, और ऐसा जवाब देंगे कि फिर आगे याद रखोगे, और कोई भी हरकत आगे से एक्ट ऑफ वॉर मानी जाएगी। ये भी एक संदेश दे दिया गया है। तो ये मुझे लगता है कि इस बार पाकिस्तान की शायद अक्ल ठिकाने आ गई है कि भाई अब ये बदलता हुआ हिंदुस्तान ने, इससे टकराना नहीं है। इसलिए शायद डीजीएमओ में हो सकता है कि इस बातचीत में वो इस बात को लेकर गंभीर हो। राकेश, पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं कि सीज फायर की पहल पाकिस्तान की तरफ से हुआ, हिंदुस्तान की तरफ से नहीं हुआ। तो जन आक्रोश जो थोड़ा हो रहा है कि हमने क्यों सीज फायर एक्सेप्ट किया, उसके पीछे एक बहुत बड़ी सोची समझी, मैं नहीं बोलता हूं कि जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, बट देखिए, जब आप जियो पॉलिटिक्स के गेम खेलते हैं तो एक फैसला डिपेंडेंट है बहुत कंसिडरेशंस पे। तो एक होलिस्टिक अप्रोच लिया जाता है और तब देखा जाता है, तब शतरंज का खेल खेला जाता है। और वो एक शतरंज के चाल में सब कॉम्प्लेक्स मूव्स होते हैं। डायरेक्ट जो दिखता है, हो सकता है कि वो सच ना हो, पहली बात। दूसरी बात, जो मुख्य कारण है, जो मुझे पता चला है कि जब पाकिस्तान ने क्रेडिट देना शुरू किया सीज फायर का अमेरिका को, तो चीन में हड़कंप मचा। चीन ने बात किया जनरल मुनीर से और शहबाज शरीफ से कि हम हैं तुम्हारे सदाबहार दोस्त, हम तुमको पैसा देते हैं, हम सीपेक कर रहे हैं, हम सब बॉर्डर पोर्ट में तुमको मदद कर रहे हैं, उसका प्रोटेक्शन कर रहे हैं, और तुम अमेरिका की शाबाशी कर रहे हो। ये तो दोस्ती तुम ठीक नहीं निभा रहे हो। तो पर फोर्स चीन को ये इसको सीज फायर को तोड़ना पड़ा। दूसरी बात, एक और डायमेंशन कहा जाता है कि लोकल जो वहाँ कोर कमांडर हैं या जो फॉर्मेशन कमांडर्स हैं, क्या उन्होंने हुक्म की तब्दीली मतलब तामील नहीं की, क्या वो अपनी मनमानी किए हैं? ये दो एंगल हो सकता है। लेकिन मैं कहता हूं कि जो भी एंगल हो, सवाल है कि सीज फायर टूटा, और सीज फायर टूटा तो ये हमारे हित में हुआ, हमारे हित में हुआ। हमने, हमारी तो छवि और बढ़ी है। हमने तो कह दिया कि सीज फायर को मान लिया नहीं चाहते हुए भी, लेकिन आपने तोड़ा तो बॉल आपके कोर्ट में है, अब आपको सफर करना पड़ेगा। और जो कल रात की खबर जो आ रही है कि सरगोदा के बगल में जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, उसका जो हिल्स के बॉटम पे जो न्यूक्लियर फैसिलिटी का स्टोरेज हाउस है, उस पर अटैक हुआ है और काफ़ी डैमेज हुआ है, और कहा जा रहा है कि रेडिएशन भी लीक हो रहा है। तो आप देखिए, जो देश इतना पागल है, बेवकूफ़ है कि वो सेल्फ गोल करना चाहता है। नहीं तो एसपी सर, जो आप ये बात कह रहे हैं, आप ये जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद जो चर्चाएं चल रही हैं किरना हिल्स को लेकर या सरगोदा में जो भी आप बातें कह रहे हैं, मैं उसके आधार पर मानूं, क्या शायद इसीलिए पाकिस्तान घुटने पर आ गया कि भाई देखो, हम तो न्यूक्लियर एटम चिल्ला रहे थे, ये कहीं पता चला हमारा अड्डा ही तबाह कर दें। देखिए, तो कर तो पाएंगे कुछ नहीं, हमारे शहर अलग तबाह होंगे। शायद इसीलिए वो समझा कि भाई ये गीदड़ भपकी देने की जगह नहीं है, तो देना। राकेश, दो बातें हैं। इंटेलिजेंट एनिमी इज बेटर देन ए बेवकूफ एनिमी। पाकिस्तान एक बेवकूफ नहीं है, उसका हित कहाँ है उसको समझ में नहीं आता है, बुद्धू है वो, सेल्फ गोल करने में एक्सपर्ट है। वो दो ही चीज में मास्टर है, आतंकवाद में और प्रोपेगेंडा में। तीसरा चीज उसको नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है। और वो
आप लड़ाई भी लड़ रहे हो तो बुद्धिमानी का परिचय दो ना, एक अच्छा मूव खेलो। तुम तो सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड में आ रहे हो, खुद को खुद बर्बाद करने के मोड में आ रहे हो, तो तुमको अल्लाह भी नहीं बचा सकता। पहली बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान चाह के भी क्या हमसे लड़ सकता है? आर्मी डिवाइडेड है, पैसा है नहीं। अभी $1 बिलियन जो मिला है और एक एडिशन कुछ 1.3 डिफरेंट हेड में मिला है, टोटल 2.3। भाई अभी तक का जो खर्चा हो गया है 22 अप्रैल के बाद, कहा जा रहा है कि $4 बिलियन खर्च हो गया है, तो 2.3 कितना दिन लास्ट करेगा? तुम्हारी आर्मी डिवाइडेड है, पैसा है नहीं, इक्विपमेंट है नहीं, एम्युनिशन है नहीं, 4 दिन से ज्यादा लास्ट नहीं कर सकते हो, कहां कैसे लड़ोगे? कितना दिन चलेगा वो तो छोड़ दीजिए सर छोड़ दीजिए, कितना दिन चलेगा? मैं कह रहा हूं मीरा जी, छोड़ दीजिए, कितना दिन चलेगा? अभी तो जितना डैमेज हो गया है, जितने उनके रडार खत्म हो गए हैं, जो उनका 9000 फीट के रनवे के बीच में बड़ा सा तालाब हमने बना दिया है, पहले तो उसको भरे जाकर, उसको वो भी इस 20,000 करोड़ में भर नहीं पाएंगे। जी राकेश जी, हम नवभारत के दर्शकों को मैं बहुत सटीक तरीके से 1 मिनट में पूरी डिटेल्स बता देती हूँ। हमारे लिए 10 मई 12 बजे, रात को 12 बजे से सुबह 4 बजे तक भारत के नागरिकों के लिए, भारत के लिए बहुत गर्व की बात हुई। क्यों? क्योंकि 11 ऐसे प्रिसिशन अटैक्स हुए 11 इंपॉर्टेंट टारगेट्स पे और डिटोनेशन हुआ। क्या हुआ? नूर खां बेस, रफीकी, मुरीद, सुकूर, सियालकोट, पथरूर, चुनीना, सरगोदा, सकरूदा, बोल्हारी, जकोबाबाद रडार्स खत्म कर दिए गए। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हुआ? क्यों पाकिस्तान मजबूर हो गया घुटनों पे आके सीज फायर की भीख मांगने के लिए? वो ये था 3 इंपॉर्टेंट वेज जो हमने रीराइट किए। हम कह सकते हैं वी हैव रीरिटन द डॉक्ट्रिन। वो क्या था? नूर खां जो रावलपिंडी की उनकी नर्व लाइन है, वहां पे अटैक। नंबर 2 सरगोदा, किराना हिल्स जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर नर्व है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर वॉरहेड्स का सेट्स वहां पे है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, जकोबाबाद में छागाई हिल्स में 2 चीजें हैं जहां F-16 जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स को कैरी करने की कैपेसिटी रखता है, और दूसरा जो हमारे दूसरी पाकिस्तान के न्यूक्लियर वॉरहेड्स है वहां का स्टोरेज। कल जब प्रेस ब्रीफिंग में इंडियन आर्म फोर्सेस ने बताया कि कैसे हमने वहां के जो केव्स, टनल्स है, जो आर्टिफिशियल केव्स जैसे बनाए, जो टनल्स है उसके मुंह पे, उसके जो ओपनिंग्स है वहां पे टारगेट किया है, और इस वजह से वहां क्या हुआ है? वहां पे इंपॉर्टेंट लीकेज हुए हैं, जिसको हम कह रहे हैं रिपोर्टेडली अ न्यूक्लियर लीकेज। क्यों? 2 कारण से। क्योंकि वहां पे कुछ टाइम बाद यूएस का न्यूक्लियर रेकी एयरक्राफ्ट दिखाई दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों न्यूक्लियर रेकी एयरक्राफ्ट यूएस का दिखाई दिया? बिकॉज ऑफ दिस लीकेज विच जो हमने हिट किया है वहां पे, इस वजह से। नंबर 2 और एक कारण है क्यों पाकिस्तान ने भीख मांगी सीज फायर की, एंड यूएस जो है वो मजबूर हुआ इंटरवेंशन के लिए। कारण ये है कि जो छगाई हिल से वहां पे यूएस के प्रोटेक्शन सिस्टम लगाए गए थे, एंड भारत की ये कैपेबिलिटी है, और भारत ने ये प्रूव किया कि इवन वो यूएस के जो प्रोटेक्शन सिस्टम है उसको न केवल पेनेट्रेट कर पाया, बल्कि जो हमारा टारगेट था उसको सही तरीके से वो स्ट्राइक कर पाया। और जब हमने कहा कि ओके वी विल एग्री सीज फायर, लेकिन हमारे टर्म्स पे, और हमारा टर्म क्या था कि सबको पता चल गया था, चाहे वो पाकिस्तान है, यूएस है या रशिया है, कि यदि अगर एक और गलती, तो हमें पता है कहाँ स्ट्राइक करना है, कहाँ को एलिमिनेट करना है, डिस्ट्रॉय करना है, और पाकिस्तान जो है हिस्ट्री के लिए एक केस स्टडी बन जाएगा। इट्स प्रिसाइज, इतना करेक्ट, इतना अच्छा हमारा केस स्टडी तो अभी बन गया है मीरा जी, केस स्टडी तो अभी बन गया है मैडम, और इसलिए केस स्टडी बन गया है कर्नल सिंह कि भाई हम आपको पेनिट्रेट कर सकते हैं और जहां चाहे वहां पर पेनिट्रेट कर देंगे। तो आगे से 2 बातें हैं, मैं चाहूंगा इस पर कर्नल सिंह आप अपनी बातें रखें कि एक तो यह है कि पाकिस्तान का कोई नेता मुंह उठाकर परमाणु चिल्लाने की जरूरत नहीं करेगा कि भाई देखो तुम्हारी सारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज टारगेट पर है, जिस दिन चाहेंगे वहीं खत्म कर देंगे, तो आगे से फिर चिल्लाने लायक बचोगे नहीं। ये संकेत एक भारत ने दे दिया है कि इससे पीछे हटेंगे नहीं, जो सिंह सर और मीरा मैडम ने जो बातें कही उसके मुताबिक। तो पहली बात तो ये हो गई है। दूसरी बात ये हो गई है कि भाई देखो तुम्हारे डिफेंस सिस्टम हो या कुछ भी हो, एयर सुपेरिटी हमारे पास है, और उसके बाद जमीन पर तुम टिक नहीं पाओगे, तो फिर लड़ोगे कैसे, ये आगे से सोच लो। नहीं, पहली बात कि हमने कोई फॉर्मल सीज फायर एग्रीमेंट तो नहीं साइन तो नहीं किया है ना।
ठीक है, लोग ये टर्म यूज कर रहे हैं सीज फायर, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कई जगह पे उसको लोग पॉज भी कहना शुरू कर दिए हैं। सो इट इज ओनली अ पॉज। हमने कहाँ साइन किया है कोई? डीजीएमओ तो बात करते रहते हैं आपस में, जब भी कुछ हॉट हो जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल में या कहीं और, तो दोनों अपना हॉटलाइन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसको सीज फायर कहना मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है। दूसरा, कुछ लोग जो ये कह रहे थे कि हमने सीज फायर क्यों एक्सेप्ट किया, आपको मैं बता दूं कि जो हमने कार्रवाई की है, हमने 65 और 71 में भी ऐसी कार्रवाई नहीं की थी अगेंस्ट पाकिस्तानी एयरफोर्स, पाकिस्तानी एयर एसेट्स। हमने इस तरह का जोरदार कार्रवाई, जहां पे उनका मुझे मालूम है कि नूर खान एयर बेस, आपको बता दें, वो इट इज अ फाइटर बेस, वहां पे ट्रेनिंग होती है फाइटर पायलट्स की। वहां पे इट इज ऑल्सो ए ट्रांसपोर्ट हब। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड जो है वहां से ज्यादा दूर नहीं है, GHQ ज्यादा नहीं है, और वो इस्लामाबाद के से केवल 10 किलोमीटर है। तो इन इफेक्ट हमने इस्लामाबाद को स्ट्राइक किया है। और जैसा बताया गया कि सरगोदा में जो उनके न्यूक्लियर एसेट्स थे, जब उनको टारगेट किया गया। आपने देखा होगा, मैं उस समय न्यूज आई थी रात के 1:40 पे कि पाकिस्तान में अर्थक्वेक आ गया। यू रिमेम्बर ऑन 10th 144 यस बिल्कुल याद है सर। 4.1 रिक्टर स्केल, उसके बाद 2 घंटे के बाद 5.7 रिक्टर स्केल। वो सर कुछ नहीं था, वो हमारे ब्रह्मोस ने जब ठोका था ना उसको, तो वो जो लोकल जो शॉक इफेक्ट होता है, उससे वो एक तरह से वो अर्थक्वेक जैसा वो महसूस होता है। देयर इज कुछ बेहुदे लोग यहाँ पे पूछते हैं कि अच्छा अर्थक्वेक आया तो भारत में क्यों नहीं फील हुआ? अरे भाई, कि टेक्टोनिक शिफ्ट थोड़ी ये हुआ था प्लेट्स का। तो हमने जो कार्रवाई की वो केवल एस्केलेशन ही नहीं, हम पाकिस्तान के एनिहिलेशन के बिल्कुल एक मिनट, और जो पेलोड जो हमने यूज किया इसके लिए, ब्रह्मोस था और भी चीजें थी, खास करके ब्रह्मोस, उसकी अपेक्षा वेस्टर्न कंट्रीज ने भी नहीं की थी। और उस एनिहिलेशन को रोकने के लिए उन्होंने एक सजेस्ट किया कि भाई अभी थोड़ा इसमें पॉज डालिए। हमने कहा कि हम बाकी किसी चीज पे ना, इंडस वाटर ट्रीटी पे हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, हमने डिप्लोमेटिक जो हमारा जो लिंक्स था, हमने कहा कि वो भी नहीं स्थापित होगा। वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर, इट इज ओनली अ पॉज। ये बात जितनी जल्दी से और एक और बात, आपने कोई लड़ाई देखी है ऐसी? भाई 27 के रिस्पांस में, 27 बहनों के रिस्पांस में हमने ये एक्शन लिया और हमारा एक भी हमारा कैजुअलिटी नहीं हुआ है। हमने वी हैवंट क्रॉस द बॉर्डर्स एंड बट वी हैव डिस्ट्रॉयड पाकिस्तान राइट अप टिल इस्लामाबाद। तो और इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? और दुनिया में आपने जो एयर डिफेंस सिस्टम का अपना मिसाल दिया है, वो भी अनपैरेलल्ड है। ठीक है, एक बड़ी खबर आ रही है सिंह सर, मैं आता हूं आपके पास। बड़ी खबर यह है, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच दोपहर 2:30 बजे सेना की ब्रीफिंग होगी। जाहिर सी बात है, जो 12 बजे बातचीत होनी है डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस की दोनों मुल्कों की, उसके बाद बातचीत में क्या तय होता है, क्या मोडेलिटीज तय हुई है, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। नेवी और वायुसेना के डीजीएमओ जानकारी देंगे। 12 बजे होनी है भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ लेवल की बातचीत, और डीजीएमओ लेवल की बातचीत में क्या तय हुआ ये देश के सामने रखा जाएगा, और ये रखा जाएगा दोपहर 2:30 बजे। तो इंतजार रहेगा 12 बजे और 2:30 बजे का भी, सबसे पहले अपडेट आपको देंगे। लेकिन श्रीवास्तव सर, एक बातचीत है, जो बातचीत हो रही है, चाहे भोलारी एयरबेस की बात हो, जैकोबाबाद की बातचीत हो, मुरीद की बातचीत हो, रफीकी, स्कर्दू, चुनिया, पसरूर, सियालकोट, हिलने लगी धरती वहां पर। और उसके बाद जब गिड़गिड़ाकर सीज फायर लिया, तो भी ये 2 टूक कह दिया हॉटलाइन पर मैसेज डालकर कि अगर कर रहे हो सीज फायर तो कर लो, लेकिन फिर उसके बाद जो करेंगे वो सोच लेना। तो शायद पाकिस्तान अब ये समझ गया है
लेकिन कितने दिन समझा रहेगा, समझता रहेगा, फिर किसी के उकसावे में नहीं आएगा, ये एक बड़ा सवाल जरूर बना रहेगा। हाँ बिल्कुल, देखो राकेश, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई है इस जो 4 दिन की लड़ाई हुई आपस में, कि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम जो HQ-9 उसने चीन से लिया था वो बिल्कुल नाकाम मिला। हमने आराम से इनकी जो एयरफील्ड है उस पे बरमोस भी किया, स्कैल्प मिसाइल का भी इस्तेमाल किया, हैमर मिसाइल का किया, और पाकिस्तान की जो ये फ्रंट लाइन एयर बेसिस है जो भारत के अंदर हमला कर सकते हैं, इनको आपने 2 से 3 महीने के लिए नॉन ऑपरेशनलाइज कर दिया है। वो ऑपरेशनलाइज नहीं है अभी, रनवे उनके हो गए, उनका जो एक प्रकार स्टोरेज फैसिलिटी थी जहां पर मिसाइल रॉकेट रखे थे उनको भी हमने बर्बाद कर दिया। मुझे लगता है इससे ज्यादा सटीक हमला हमने आज तक कभी नहीं किया। बिल्कुल ठीक है ना, 1965 और 1971 में इतनी चोट कभी भी पाकिस्तान को नहीं लगी थी। मगर आप भारत की तरफ देखें, जो इजराइल हमास की लड़ाई थी उससे हमने बहुत कुछ सीखा, कि जिस प्रकार से हमास ने छोटे छोटे ड्रोन से हमला किया था इजराइल पे, तो उसका आयरन डोम सिस्टम जो था उसको सैचुरेट कर दिया था। भारत ने अपना मल्टी टेयर एयर डिफेंस सिस्टम बनाया, उसके अंदर S-400 भी बनाए, उसके अंदर आकाश भी है, उसके अंदर बैरक मिसाइल भी है, उसके बाद पिनाका भी है, उसके बाद आपकी L-70। तो कोई भी ना रॉकेट ना मिसाइल पाकिस्तान की भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को क्रॉस पाई। जो उनके ड्रोन थे उनके लिए हमने मिसाइलें नहीं मारी, हमने एंटी ड्रोन जो हमारा एक प्रकार से काइनेटिक और नॉन काइनेटिक उसका इस्तेमाल किया। सच्चाई यह है 4 दिन में पाकिस्तान घुटनों पे आ गया है। पाकिस्तान की काबिल तो क्षमता नहीं है कि वो लड़ पाए, और इसीलिए गुहारें दे रहा है। देखो इसके पास अम्यूनिशन ही 4-5 दिन का है, इसके पास आर्टी अम्यूनिशन नहीं है, इसके पास जो फ्यूल है वो 100 से 200 किलोमीटर से ज्यादा इसके टैंक नहीं चल सकते, ना इसके पास असला है। और इसका जो भारत की नेवी है उसने जो ब्लॉकेड कर रखा है अरेबियन सी में, उससे इसकी सप्लाई चेन कर सकती है। तो इसके साथ खड़ा कौन है? ये चीन भी जो बातें बड़ी बड़ी दुआई देता था, चीन को मालूम है कि भारत से ज्यादा नहीं करेगा, क्योंकि उसकी आज की तारीख में टैरिफ की लड़ाई चली अमेरिका से, उसको भारत की जरूरत है, उसको भारत की एक बहुत बड़ी मार्केट नजर आ रही है। तो मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान अकेला लड़ पाएगा, ज्यादा इसको कोई हेल्प नहीं करेगा। तुर्की जो खलीफा बनता है वो जो सप्लाई भी भेजेगा वो कट ऑफ हो जाएगी अरेबियन सी में। तो ये सच्चाई है। बहुत अच्छा बताया कि अब 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हमने जीतनी है, कि अब हमने एक न्यू नॉर्मल कर दिया है। एन एक्ट ऑफ टेरर विल बी एन एक्ट ऑफ वार, ये एक चीज जो हमने आज बता दी, इट इज न्यू नॉर्मल। अब पाकिस्तान 10 बार सोचेगा, कोई भी आतंकवादी हमला भारत में होता है, भारत उसको एक्ट ऑफ वार मानेगा। और कल की जी, तो ये मैं कहता हूं राकेश, एक बहुत बड़ी और दूसरा है इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी हम रीनेगोशिएट करेंगे। जो 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी थी उसमें हमारे को नुकसान था, बनिस्बत पाकिस्तान को फायदा था। मुझे लगता है यह भी एक बहुत अच्छा हेल्ड इन अबेट, और हम इसको रीनेगोशिएट करेंगे क्योंकि चाहते हैं कि हम अपने फायदे के लिए करें, और पाकिस्तान को यही लग रहा है। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं एसपी सिंह सर, कि कल मुझे याद है, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने पूरी सुनी, वर्ड बाय वर्ड मुझे याद है। और जब एक सवाल पूछा गया कि नेवी का क्या रोल रहा, एस्केलेशन लैडर में क्या भूमिका रही, इस बात का जिक्र किया गया, और यह भी कह दिया गया कि भाई संकेत दे रहे हैं, जितना आपको समझना है समझ लीजिए, और संकेत यह कि हम डिफरेंट पोजीशन में, और जिस दिन जो चाहेंगे वो कर देंगे। तो सब कुछ हमारे रडार पर है। देखो राकेश, पहली बात तो है कि जो आप अपने मिलिट्री एसेट्स है, कोई जरूरी नहीं है कि गोली चलाओ और अपनी शक्ति दिखाओ। जब आप फिजिकली अपने मिलिट्री एसेट्स को डिप्लॉय करते हो, तो अभी इंडियन नेवी तो एक्टिव है ही, कराची पोर्ट को तो काफ़ी सील कर दिया है, तो क्या ये स्ट्रेटेजिक मूव नहीं है? कोई भी आवागमन अब क्या कराची पोर्ट पर आसानी से हो सकता है? नहीं हो सकता है। दूसरी बात जो हम कह रहे हैं कि ये जो थॉट प्रोसेस है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी रीनेगोशिएट करेंगे, सवाल नहीं पैदा होता रीनेगोशिएट करने का, देयर इज नो क्वेश्चन। ये IWT इंडस वाटर ट्रीटी एक हिस्ट्री हो गया है, उसको कभी नेगोशिएट नहीं करना है। हमको पाकिस्तान को सूखा से भी मारना है और बाढ़ से भी मारना है, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। विदेश में जितने भी वाटर ट्रीटी हुए हैं, आप देखिए 80-20 का रेशियो रहा है, 80 फॉर ए बिगर रिपैट्रिएट स्टेट और 20% छोटे स्टेट के लिए। हिंदुस्तान में पता नहीं जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया,
80 पाकिस्तान को दे दिया और 20 दे दिया, कैनाल के लिए पैसा दे दिया। इतनी मेहरबानी क्यों दिखाई गई थी भूतकाल में, मुझे आज तक समझ में नहीं आता है। नेहरू का माइंड में कभी नहीं पढ़ पाया, क्या सोचते थे वो। तो ये सब गलती हुआ है। तो नेगोशिएशन रीनेगोशिएशन का मतलब ही नहीं बनता है। दूसरी बात, ये बहुत साफ कर दिया गया है कि जितने फैसले लिए गए 22 अप्रैल के बाद 3-4 दिन के अंदर, वो सब ऑपरेटिव हैं, सभी ऑपरेटिव हैं। और जैसा कल नारायण सिंह ने कहा कि ये पॉज है, ये सीज फायर नहीं है। तीसरी बात जो हिंदुस्तान ने साफ किया है कि अब कोई भी आतंकवाद की घटना होगी तो एक्ट ऑफ वॉर होगा। इसका मतलब कंटिन्यूअसली हिंदुस्तान की तलवार पाकिस्तान के गर्दन पे है। जहां कुछ हरकत हुआ हमको इंटरप्रेट करना है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है। वी आर फ्री टू डू व्हाट वी वांट टू डू। एक्ट ऑफ वॉर है, वॉर में थोड़ी चिट्ठी लिखी भेजा जाता है कि हम ये हरकत करेंगे। हम कुछ भी कर सकते हैं, रात के 2 बजे कर सकते हैं, 3 बजे कर सकते हैं, हमारी मर्जी। तो ये जो तलवार जो पाकिस्तान के गर्दन पे डाला गया है देश के मोदी सरकार के द्वारा, ये बहुत ही अच्छा मूव है। तो देखिए, मुझे लगता है कि विन हमारे लिए बहुत कुछ चीज़ें चल रही हो, पर्दे के पीछे चल रही है, पब्लिक डोमेन में नहीं आती है। बट आम जनता का जो परसेप्शन है और जो मिलिट्री परसेप्शन या मैक्रो जियो पॉलिटिकल कंसिडरेशंस होता है, वो पब्लिक डोमेन में सब कुछ डिस्कस नहीं होता। मोदी सरकार पे हमको विश्वास करना चाहिए, काम अच्छा हो रहा है, चीजें जिस दिशा में हम लोग जाना चाहते थे उस दिशा में जा रही है। और आगे आगे देखिए क्या होता है खेल। क्या राकेश? ठीक है सर, ठीक है। मैं कर्नल RSS सिंह आपके पास आता हूं, लेकिन कल क्या क्या कहा गया था, कैसे वार्निंग दी गई थी? भारतीय सेना ने क्या कहा था कि भाई ये फाइनल वार्निंग है। ये फाइनल वार्निंग 10 तारीख को शाम को 7 बजे के आसपास भी दी गई थी और ये मैसेज दिया गया था कि अगर आगे आप गलती करते हैं और यही हरकत करेंगे तो फिर आप समझ लीजिएगा। जरा सुनिए इस बयान को। This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. तो ये बयान आपने सुना। अब कर्नल RSS सिंह सर, 2 बातें हैं। एक तो ये कि जिस तरीके से 2 टूक कहा गया शाम को 7 बजे के आसपास कि भाई देख लो यही करना है तो बता दो, फिर हम खोलते हैं अपने हथियारों का मुंह, जो बचे एयरबेस है उनको भी खत्म कर देंगे। क्या क्या खत्म होगा गिन नहीं पाओगे। तो नंबर 1 बात है। नंबर 2 बात है, कई सारी बातें बहुत पहली बार हुई। मसलन 400-500 किलोमीटर के अंदर जाकर स्ट्राइक, जितने हमारे ड्रोन थे करीब 90% अंदर जाकर हमने स्ट्राइक रेट जो रहा वो सफल रहा। एक तरीके से 4 दिन में पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान घुटने पर आ गया है, कह रहा है कि लड़ाई मत करो। 54 साल बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि पंजाब, जो पाकिस्तान का पंजाब है, वहां पर हमने पेनिट्रेट किया है। और जो सबसे आखिरी बात है जिसका जिक्र सबसे पहले SP सिंह सर ने किया और मीरा जी ने किया कि एटमी पावर वाला जो उसका एयरबेस है उसके आसपास हमने जो अटैक किया है, हिल गया पाकिस्तान और ये समझ गया कि भाई देखो हिंदुस्तान अलग मूड में है। ये बिल्कुल सही है जो हमारा टारगेटिंग रहा है। आप देखो ना कितना मेथोडिकली हम गए। पहले इंडस वाटर ट्रीटी किया, हमने उसको सस्पेंड किया। फिर हमने उनके जितने पहले हम लॉन्च पैड्स को वो करते थे, बालाकोट में एक फैसिलिटी को किया था जैश ए मोहम्मद के, लेकिन इस बार हमने तीनों को एक साथ एड्रेस किया। उनके जो हेडक्वार्टर्स थे उनको भावलपुर में, अब मुरिदके में और उधर ऊपर में हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तोयबा, जैश ए मोहम्मद। उसके बाद से उन्होंने जवाबी कार्रवाई की। एक सुना है कि एक कोई मिसाइल उन्होंने किया जो कि सिरसा के पास ये हुआ, उसको न्यूट्रलाइज कर लिया गया। फिर भारत ने अपना पूरा फ्रंट खोल दिया ये और ये सब कुछ स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से हो रहा है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, आपने पूरी दुनिया के सामने अपना टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी जो है वो आपने दिखा दिया। मैंने इस तरह का युद्ध मैंने नहीं देखा है अभी तक। मैं रशिया यूक्रेन को भी बहुत क्लोजली फॉलो किया। मैंने वो आर्मेनिया अजरबैजान को भी मैंने बहुत फॉलो किया युद्ध को। बट ये तो बेहतरीन मिसाल था। एक और मैं आपको बात बता दूं कि एक इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर थे, एक सेमिनार में उनको सुनने का मौका मिला हमसे। उनका कहना था कि दुश्मन को एक एवेन्यू जरूर छोड़ देना चाहिए।
निकलने का। वो और वही हमने किया। आप देखिए इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस और कितने बढ़ गए हैं पाकिस्तान के अंदर में। लोग फौज के खिलाफ कितना हो गए हैं। यूएसए और चाइना किस तरह से पाकिस्तान को लेके मतलब दोनों उस कंट्री को मैनिपुलेट करने का कोशिश करें। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव इस समय क्या था। पाकिस्तान को तोड़ना, तो तोड़ने के लिए तो आपको ग्राउंड ऑफेंसिव करना पड़ता। ग्राउंड ऑफेंसिव के लिए हमने तो आर्मी को मोबिलाइज किया नहीं है। और क्या ये वाइज होता कि हम अंदर में पेनिट्रेट कर जाएं वहां पर? क्या समय लगता, कितना वो लगता, कितने इम्पॉन्डरेबल्स थे, कितने कैजुअलिटीज ये। लेकिन बिल्कुल आपने सही बात कही सर कि जो हमारे टारगेट थे, जो ऑब्जेक्टिव्स थे, वो हमने हासिल किया। इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल करके, ऑपरेशन सिंदूर घुस के, टेररिस्ट को मार करके, और फिर उसके बाद जो जनाजे की नमाज में जो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट नमाज पढ़ता है उसकी तस्वीर दिखाकर कि एक बार फिर देखो कि पाकिस्तान आर्मी के लोग, उनके पुलिस के लोग किस तरीके से आतंकी के पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं जनाजे की नमाज में। लेकिन एक बयान आपको सुनवाना चाहता हूं जो कल कहा गया था, चूंकि एक सवाल किया गया था कि जब भारत रिटेलिएट कर रहा था, जो पाकिस्तान ने हिमाकत की और जब हमने एयरबेस को टारगेट किया, कितनी वहां पर कैजुअलिटीज हुई, जरा सुनिए क्या कहा गया। I never mentioned of any of the weapons, the caliber that we used. All right, so we leave it at that. Those are matters of operational details which I would not like to go into. But suffice to say that whatever methods and whatever means we have chosen, it had the desired effects on the enemy targets. How many casualties? How many injuries? Well, to start with, our aim was not to inflict casualties, but in case there have been, it is for them to count. Our job is to hit the target, not to count the body bags. मियां जी, कल से इस बयान की चर्चा सबसे ज्यादा है। ये तो कहा गया कि हमने 100 से ज्यादा करीब टेररिस्ट मारे, एलओसी पर जो हिमाकत हुई है 30-40 सैनिक उनके मारे गए हैं। लेकिन पूछा गया कि जो ये एयरबेस को उड़ाया वहां कितनी कैजुअलिटी, कह रहे गिनने दीजिए उन्हें, हमारा काम गिनना थोड़े नहीं है, हिट करना था, हिट करके चले आए। और मुझे लगता है कि शायद ये भारतीय सेना का सबसे संहारक रूप है जिसने दुश्मन को डराया। और एक चीज और मैं मेंशन करूंगा, क्योंकि कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई थी मीरा जी, तो शिव तांडव स्तोत्र से शुरुआत हुई थी और शिव तांडव स्तोत्र में बता दिया कि अब शिव तांडव रूप में है। पहलगाम से ही अमरनाथ यात्रा की शुरू हुई थी, वहीं पर तुमने आतंकियों को भेजा था, तो देखो अब संहारक रूप में है भारतीय सेना। राकेश जी, बिल्कुल सही आपने कहा है। जब हमने बात की ऑपरेशन सिंदूर की, वो भी सिंबॉलिक था, वो भी बहुत महत्वपूर्ण संदेश था। और जब हम बात करते हैं शिव तांडव स्तोत्र की, हर हर महादेव, वो भी सिंबॉलिक है। और ये कह रहा है जब त्रिनेत्र खुलता है, जब त्रिशूल चलता है महादेव का, तो कैसे दुश्मनों का, जैसे शत्रुओं का संहार होता है। और जैसे आपने अभी सर एयर मार्शल का आपने पूरा दिखाया अभी ये क्लिप, वो दिखाता है कि कैसे आर्म फोर्सेस प्रोफेशनली एक्ट करती है, उनका कॉन्फिडेंस दिखाता है, उनका मनोबल दिखाता है। ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है राकेश जी। जैसे मैंने आरंभ में आपको बताया कि कैसे हर एक भारतीय गर्व करे कि 10 में रात 12 बजे से लेकर 4 बजे तक जो भारत ने कार्रवाई की। और दूसरी बात जो मैं बताना चाहती हूँ, हर एक भारतीय क्यों गर्व करे, क्योंकि इस बार भारत ने जो अपनी ठीक है मैडम, समय इतना ही है। आपने बिल्कुल कहा कि 140 करोड़ लोग गौरवान्वित हैं, सीना हमारा चौड़ा है और हम गर्व कर रहे हैं इस भारतीय सेना पर, जिसकी वजह से हम अपने घरों में, और आज मैं पिछले 20 दिनों से जम्मू कश्मीर में भी घूम रहा हूं। लेकिन एक बात संकेत समझ ले पाकिस्तान, और संकेत ये समझ ले कि भगवान शिव का त्रिनेत्र खुल चुका है। शिव तांडव स्तोत्र से कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत कर भारतीय सेना ने संदेश दे दिया और ये मैसेज दे दिया कि हमेशा आप पोजीशन में रहेंगे तुमको लेकर।